कोटेशन की बात अगर हम करते हैं तो इसमें बताया ज़िंदगी इतनी भी बुरी नहीं है कि जितना हम सोचते हैं, बस कुछ लोग बुरे मिल जाते हैं। मतलब कि भाई हमें ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि हम सारे के सारे लोग ही बुरे हो। हम कई बार होता है कि सोचते हैं अरे यार सभी के सभी लोग तो पूरे के पूरे पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है, पूरी संस्था ही ऐसी है, या जो भी अगर हम बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें ऐसी होती है। ये डिपेंड करता है कि हम कैसे हैं, हमारा नज़रिया जिस तरीके से होगा उस तरीके से हमें दुनिया नज़र आएगी। ठीक है, अगर हम लोगों को बुरे तरह से देखते हैं तो होगा कि कहीं ना कहीं हमें अच्छाई में भी बुराई नज़र आने लगेगी। तो इसीलिए इसमें कहा है कि आपको हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव रखना चाहिए, अपने देखने का नज़रिए में पॉजिटिविटी रखिए। अगर निगेटिविटी रखी तो हर समय आपको हर जगह बुराई देखने मिलेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है। इस पे रखते हैं जो भी काम मिलता है, जैसे मान लीजिए हमारा प्रायोरिटी में वर्क है, हमें अच्छे से पढ़ाई करना, तो हम क्या करते हैं, पूरा काम करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, घूमने जाएंगे, मूवीज देखेंगे। अब फिर बचा कुछ समय मिल गया तब जा कर के हम पढ़ाई को समय देते हैं, जबकि होना ही चाहिए कि प्रायोरिटी में हमारा पहला वर्क होना चाहिए कि हम पढ़ाई करें पहले, देन उसके बाद में बाकी किए जो काम हमने बताया ये करें। ठीक है, अगर इस पैटर्न में आप लेकर के चलते हैं अपने लाइफ को तो आपको जो डेस्टिनेशन मिलना चाहिए, आपने जो सोचा है वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसके अपोजिट कर रहे हैं तो मान के चलिए और ये होगा ही कि आपने जो सोचा है, आप जो चाहते हैं आगे लाइफ में, आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप कल को अच्छा बने, तो उतना अच्छे से आप अपने आप को नहीं बना पाएंगे। रीज़न यही है कि हमेशा अपने कार्य से हमें लगाव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए और उसको हमें हमेशा प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। ठीक है, जैसे आज ही आप देख लीजिए कि आप में से कितने स्टूडेंट अभी क्लास में प्रेजेंट हैं, तो उससे समझ में आता है पढ़ाई से तो बहुत लगाव होना ही चाहिए, क्योंकि इस समय आप में सीखने की बहुत ललक होनी चाहिए। आप सीखेंगे तभी तो आगे कल को जाकर के नौकरी करेंगे तो तब कुछ डिलीवर कर पाएंगे ना। जब आपने सीखा ही नहीं है तो क्या कुछ दूसरों को सिखा पाएंगे या क्या सेवाएं दे पाएंगे। नौकरी का मतलब यही तो होता है ना कि हम अगले जितनी एबिलिटी आप में है उसी के आधार पे आपको कोई अपने काम पर रखेगा, चाहे गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो। ठीक है, या इवन आप अगर खुद का बिजनेस भी चाहते हैं तो उसमें भी आपको होगा कि जब प्रॉफिट होगा तभी आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो ये लाइफ के फंडे है, कुछ कुछ बेसिक चीज़ें जो कि हम आप डेली आपको कुछ ना कुछ कोटेशन के माध्यम से बताते हैं। और चलिए इसी के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, चलिए हमने देखा कि हमें एनर्जी के बारे में दिया है, फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आपका काइनेटिक एनर्जी, दूसरा है आपका पोटेंशियल एनर्जी जिसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तीसरा है आपका हीट एनर्जी जिसे कि हम थर्मल एनर्जी कहते हैं, जो कि हमारा सब्जेक्ट ही है। अगली होती है आपकी रेडिएंट एनर्जी, ठीक है, जिससे कि इसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी आ जाती है और लाइट रेडिएशन भी आ जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। इसके अलावा बात करें तो कुछ केमिकल एनर्जी भी होती है। केमिकल एनर्जी को एज अ फ्यूल के रूप में आप लेते हैं, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया। ठीक है, अब जैसे हमने अगले पेज की अगर हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो सब्जेक्ट इसमें बोला थर्मो मतलब होता है हीट, डायनेमिक्स मतलब होता है मोशन, मतलब हीट का मोशन करना। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ इंटरकन्वर्जन ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम टेकिंग प्लेस इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, है ना। मतलब इसमें बताया है कि जो आपकी थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट है इसमें क्या होता है कि ये तो आप कह सकते हैं कि हीट के जो मोशन के बारे में बताया जाता है कि हीट आगे कैसे मोशन करती है, कैसे फ्लो होती है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें स्टडी की जाती है। अब आपकी जो पूरी अर्थ है, अगर अर्थ की बात करें तो भाई इसमें एनर्जी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है ना। पूरी अर्थ होती है, ये किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी से ही आगे वर्क कर रही है। जितने भी प्लांट्स है वो ग्रो कैसे करते हैं, तो वो एनर्जी लेते हैं और एनर्जी के थ्रू वो आगे अपनी ग्रोथ कर पाते हैं। मनुष्य वो अपना विकास कैसे कर पाते हैं, तो इन्हें भी आवश्यकता होती है एनर्जी की। अब वो एनर्जी के फॉर्म आपके अलग अलग बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा केमिकल, तो हमने बताया कि विच गिव अ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी चेंज accompanying chemical process and explain chemical behavior. Example, heat of reaction, effect of temperature on chemical reaction. मतलब इतने जल्दी से बता दिए, हम इसको थोड़ा सा आराम से समझा के बताते हैं। केमिकल एनर्जी का फॉर्म है आपका पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सभी जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम और हेट्रोजीनियस सिस्टम। आइए देखते हैं कि ओपन सिस्टम क्या होता है। इसने बताया सिस्टम
विच एक्सचेंज द बोथ मैटर एंड एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग। ठीक है, जो कि बताया ओपन सिस्टम में क्या होगा, जिसमें से कि मास भी या मैटर भी और एनर्जी भी दोनों का आदान प्रदान होगा, उसे हमने कहा ओपन सिस्टम। जैसे हमने देखा कि बीकर कंटेनिंग वाटर, किसी बीकर में हमने वाटर रखा और उसको क्या कर रहे हैं हम, गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, उससे वाटर क्या होगा, आगे भाप बन के वातावरण में जाएगा, तो उसका मैटर बाहर गया और कुछ ना कुछ उसके साथ में उष्मा भी बाहर जाएगी, मतलब एनर्जी हीट भी बाहर गई। तो इस तरीके से कहा कि दोनों चीज़ें जब दोनों चीज़ों का आदान प्रदान होता है तो इसे कहते हैं हम ओपन सिस्टम। ठीक है, एक्सचेंज वाटर कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड फॉर्म वेपर रिलीज्ड। वही बात बताया है कि क्या होगा कि वेपर के रूप में, मतलब भाप के रूप में क्या कर दिया, जो हीट अंदर आई उसने उसको एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके वो भाप के रूप में परिवर्तित हुआ पानी, और पानी डायरेक्टली पानी के रूप में बाहर नहीं गया, वो भाप के रूप में हीट के साथ में बाहर गया। इस तरीके से देखा कि उसका आदान प्रदान हुआ। क्लोज सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, क्लोज सिस्टम क्या होता है, तो इसमें बताया है एक्सचेंज एनर्जी नॉट मैटर, मतलब कि जो क्लोज सिस्टम होता है इसमें केवल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब एनर्जी एक्सचेंज होगी, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। ये हमारा एग्जांपल हो गया क्लोज सिस्टम का। जैसे कि हमने बात किया कि कप में हमने क्या काम किया, चाय लिया, या ग्लास में हमने चाय लिया, अब ग्लास को क्या काम कर दिया, ऊपर प्लेट से बंद कर दिया, तो क्या होगा कि अंदर की जो भाप होगी गरम गरम चाय की वो बाहर नहीं जा पाएगी। इट मीन्स कि उसके अंदर का मैटर बिल्कुल भी बाहर नहीं गया। हाँ, लेकिन हीट जरूर बाहर जा सकती है। कैसे कि आप ग्लास की जो दीवार है उसको हाथ लगाकर देखिए, बाहर से वो गर्म लगेगी, तो उससे क्या समझ में आ रहा है कि हीट क्या हो रही है, बाहर एक्सचेंज हो रही है। तो ये जो एग्जाम्पल हो गया हमारा क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल हमने पढ़ा। आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं, तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, न तो हीट जाती है न ही आपका मैटर बाहर जाएगा, मतलब अंदर रखा पदार्थ वो भी बाहर नहीं जाएगा और उसके अंदर जो उपस्थित ऊष्मा है एनर्जी के फॉर्म में वो भी नहीं बाहर जाएगी। तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका किसका, आइसोलेटेड सिस्टम का। इसका हमने उदाहरण देखा था, जो आपके थर्मस फ्लास्क होते हैं जिसमें कि हम चाय बहुत देरों तक की गर्म रहती है, बहुत समय तक के, दिनों तक के नहीं, तो उसमें हमने कारण क्या रहता है कि बीच में एक ऐसी आइसोलेटेड तरह की वैक्यूम दीवार रखी जाती है, तो उससे क्या होता है कि हीट का आदान प्रदान भी नहीं होता और ऊपर से ढक्कन को हमने बंद कर दिया, जैसे थर्मस की तरह है, तो थर्मस के अंदर हमने चीज़ भर दिया, इसको ढक्कन से पैक कर दिया, तो यहाँ की भाप तो बाहर जा ही नहीं पाएगी और हीट भी बाहर नहीं जा पाएगी, क्योंकि हीट को अगर हम बात करें आगे वातावरण में ट्रांसफर होने के लिए, है ना, या स्थानांतरित होने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हमने क्या किया कि थर्मस फ्लास्क जो था उसमें दो दीवारें होती बनी हुई, दो पात्र होते एक के अंदर एक, तो बीच में जो खाली स्थान होता है वो वैक्यूम का कार्य करता है और वैक्यूम से आपकी हीट आगे वातावरण में स्थानांतरित नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए हमने देखा कि ये आपका एग्जाम्पल हो जाता है आइसोलेटेड सिस्टम का, जिसमें ना तो हीट जाएगी न ही ऊष्मा पदार्थ जाएगा। ये हमने देखा आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया थर्मस। होमोजीनियस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, अगला जो प्रकार है हमारा कि होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है, तो इसमें बोला है ओनली वन फेज सिस्टम, मतलब जिस सिस्टम में केवल और केवल एक फेज होगा वो कहलाएगा आपका होमोजीनियस सिस्टम का। सिंगल कंपोनेंट सिस्टम, ZnO वाटर सॉल्यूशन मिसिबल लिक्विड वाटर एंड अल्कोहल और NaCl एंड वाटर etc, मिक्सचर ऑफ गैसेज हाइड्रोजन नाइट्रोजन etc। मतलब एक्चुअल में इसमें ये बताने की कोशिश किया है जैसे कि होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होगा। होमोजीनियस मतलब जो चीज़ केवल एक ही पदार्थ से मिलकर बनी होती है उसे कहते हैं हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, है ना। और जो चीज़ें डिफरेंट चीज़ों से मिलकर बनी होती है वो कहलाता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि अगर हमने देखा नॉर्मल पानी है, अब पानी में देखा तो पानी हो जाएगा होमोजीनियस सिस्टम का उदाहरण, और हमने शरबत बनाया तो वो हो जाएगा हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल। हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस उसको अलग अलग क्यों कहा, तो जैसे हमने शरबत बनाया तो शरबत में क्या क्या यूज़ करते हैं हम, उसमें हम यूज़ करते हैं लेमन मतलब नींबू का यूज़ भी करते हैं, थोड़ी शक्कर भी यूज़ करते हैं, थोड़ा सॉल्ट भी यूज़ करते हैं और वाटर भी। इन चार चीज़ों से मिलकर के क्या बनाया हमने बनाया क्या आपका सॉल्यूशन, ठीक है, आपका जो कि बना शरबत। लेकिन अगर हम बात करें कि आपके
वाटर में हमने देखा केवल वाटर की ही कंपोनेंट है, वाटर की ही मॉलिक्यूल है, H2 की ही है। तो इससे क्या बन गया कि सेम तरह के मॉलिक्यूल्स हो गए उसमें, या सेम तरह के एलिमेंट्स हो गए। तो उससे जो बना हमारा, वो बना जो सॉल्यूशन बना, वो होमोजीनियस सॉल्यूशन बना। और हेट्रोजीनियस में देखा कि डिफरेंट टाइप की चीज़ों को हमने मिक्सअप किया, तब जा कर के हमारा हेट्रोजीनियस बना। तो शायद आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी कि एग्जाम्पल के थ्रू कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है। ठीक है, टू सेपरेटेड फेज बाय बाउंड्री मिक्सचर इमर्सिबल, ये और भी उसने एग्जाम्पल दिया है। हमने आपको नॉर्मल एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब हमने इसके बाद में हमने पढ़ा था कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो होता है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी जाती है, और उस प्रॉपर्टीज़ को हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, ऐसे तो देखें तो बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? प्रेशर एक तरह की प्रॉपर्टी हो गई, टेम्परेचर एक तरह की प्रॉपर्टी हो गई, वॉल्यूम हो गया आपका, डेंसिटी हो गई, एनर्जी हो गई, ये सब आपकी उसकी प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब इतनी सारी और भी इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टी है, लेकिन इन सब को हमने क्या किया कि स्टडी के पर्पज से सेपरेटली डिवाइड कर दिया, और उसको किया दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक हो गया आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक हो गया आपका क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो चलिए जानते हैं कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। हमने देखा कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जैसे जो कि हमने देखा कि मैटर के ऊपर डिपेंड करती है, वो कहती है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है कि जो कि एक सेकेंड, थोड़ा सा हम गड़बड़ कर रहे हैं बताने में।